आप देख रहे हैं अपना प्यारा YouTube चैनल लर्निंग अड्डा 21। आप सभी का स्वागत है। आज हम पर्यावरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है अस्थायी विकास या धारणीय विकास। आप अस्थायी विकास या धारणीय विकास से संबंधित प्रायः सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। यह पर्यावरण का एक तरीके से करेंट मुद्दा है और यह चाहे कोई भी एग्ज़ाम में एक एग्ज़ाम का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं वहाँ पे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर बन के आता है। ज़्यादा नहीं तो एक प्रश्न जरूर आएगा धारणीय विकास से। तो चलिए धारणीय विकास समझते हैं कि वास्तव में धारणीय विकास या स्थायी विकास क्या है। पहले हम इस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको समझना है। देखिए, धारणीय विकास एक ऐसा विकास होता है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, ताकि आने वाली जो भावी पीढ़ी है उसको जो है इन समस्याओं का सामना न करना पड़े, यानी उस पीढ़ी की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ जो प्राकृतिक संसाधन है उन सभी प्राकृतिक संसाधनों का एक सीमित भंडार है, चाहे वो कोयला हो, चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे पेयजल हो। अगर आप पेयजल का ही आवश्यकता से ज़्यादा अगर आप दुरुपयोग कर देते हैं, आवश्यकता से ज़्यादा पानी को बर्बाद कर देते हैं, तो जो आगे आने वाली पीढ़ी आपकी है, जो आगे आने वाली जनरेशन है उसको जो है एक स्वच्छ पेयजल की यानी पानी की कमी जो है हो जाएगी। तो यही धारणीय विकास के अंतर्गत इसी चीज़ का ध्यान दिया जाता है। जो धारणीय विकास है वो इसी को लेकर के खास चर्चा में आया कि भाई हम जो है पर्यावरण के अंतर्गत धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट अति आवश्यक है। अगर पर्यावरण को सुरक्षित एवं संरक्षित रखना है तो धारणीय विकास के ऊपर काम करना होगा। यानी जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनका वर्तमान में इस तरीके से सदुपयोग किया जाए कि आने वाली भविष्य की पीढ़ी हो उसको दिक्कत न होने पाए, यानी उस भावी पीढ़ी के लिए भी उपयोग के लिए वो संसाधन प्राकृतिक संसाधन रहें। तो इस तरीके से आपने देखा कि धारणीय विकास में क्या, तो सबसे पहले प्रतियोगी परीक्षाओं में यही चीज़ आ जाता है कि धारणीय विकास से आशय है तो उसमें तमाम प्रकार के ऑप्शंस होते हैं, तमाम होंगे। उसमें एक यह भी होगा कि धारणीय विकास एक ऐसा विकास है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। यानी आप भविष्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करें ताकि भविष्य खतरे में न होने पाए प्राकृतिक संसाधनों को लेकर के। यही हमारा धारणीय विकास है। ठीक है, तो अब धारणीय विकास को भी कई नामों से जाना जाता है। इस धारणीय विकास को सतत या निर्वहनी या निरंतर या स्थायी या धारणीय विकास, यानी ये कभी सतत विकास भी कह सकता है, निर्वहनी विकास से क्या आशय है, निरंतर विकास से क्या आशय है, अस्थायी विकास से क्या आशय है, धारणीय विकास, सब एक ही हैं, सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ही तत्संबंधित हैं, सब एक ही नाम। अब आइए बात करते हैं कि सबसे पहले जो अस्थायी विकास शब्द है, ये अस्थायी विकास शब्द का पहली बार प्रयोग जो है कब किया गया। तो देखो, अस्थायी विकास शब्द का पहली बार प्रयोग IUCN ने अपनी रिपोर्ट, यह एक पर्यावरण से जुड़ी एक संस्था है IUCN, इस पर्यावरण से जुड़ी संस्था ने जो है अस्थायी विकास शब्द का पहली बार प्रयोग अपनी एक रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट का नाम था विश्व संरक्षण रणनीति में किया था। यानी IUCN संस्था ने विश्व संरक्षण रणनीति के ऊपर अपनी एक रिपोर्ट पेश की थी और उस रिपोर्ट में ही इन्होंने जो है अस्थायी विकास शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। यानी अस्थायी विकास शब्द जो है चर्चा में आया। ठीक है, अब कहता है अस्थायी विकास के प्रतिपादक कौन थे। तो यह प्रश्न पूछा गया है कि अस्थायी विकास के प्रतिपादक कौन है। तो अस्थायी विकास के जो प्रतिपादक हैं वो ब्रेंट लैंड हैं। यानी ब्रेंट लैंड जो थे वो नॉर्वे के PM थे। इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा जो ये रिपोर्ट विश्व संरक्षण रणनीति की जो रिपोर्ट आई थी इसके ऊपर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था और इसीलिए जो है अस्थायी विकास के प्रतिपादक जो है ब्रेंट लैंड को कहा, ब्रेंट लैंड है, यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है,
और ये जो है कहाँ के थे, नॉर्वे के पीएम थे। आगे देखिए 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ। देखिए रियो डी जेनेरियो यानी रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में है। तो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में घोषित एजेंडा 21 रियो घोषणा धारणी विकास से संबंधित है। तो कभी कभी यह भी प्रश्न पूछता है कि 1992 में जो पृथ्वी का सम्मेलन जो रियो में हुआ था, जो एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है, वह उस पर किसका मतलब किस चीज़ को लेकर के ज़्यादा फोकस था, तो आप बताएंगे धारणी विकास। यानी एजेंडा 21 जो था वो धारणी विकास के ऊपर बल देता है, यानी धारणी विकास के ऊपर उसका फोकस था। अब कहता है अस्थायी विकास के निमित्त अब ये प्रश्न आया हुआ है परीक्षा में कि अस्थायी विकास के निमित्त संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जोहान्सबर्ग में सन 2002 में सम्मेलन हुआ। तो आता है कि सन 2002 में जो जोहान्सबर्ग में सम्मेलन किया गया था वह किसके निमित्त था, तो वह भी जो है आपका जो है अस्थायी विकास को लेकर के था, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के था। यानी आएगा कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक सम्मेलन किया गया था सन 2002 में जोहान्सबर्ग के अंतर्गत, जो किससे संबंधित था, तो हम बताएंगे उसमें टिक करेंगे आप अस्थायी विकास से संबंधित था, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के था। फिर देखिए धारणी विकास के 5 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो धारणी विकास के जो 5 प्रमुख क्षेत्र हैं वो जल है। आपको पता है कि भाई जल के भी सीमित संसाधन है, यानी जो हमारी प्रकृति है उसके पास जो संसाधन है वो सीमित है। मतलब अगर उसका आपने आवश्यकता से ज़्यादा अगर उसका आपने उपभोग कर लिया वर्तमान में, तो भावी पीढ़ी के लिए वो खतरा बन सकता है। तो जल हो गया, ऊर्जा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, कृषि हो गया, जैव विविधता, यानी जो हमारा खास करके जो धारणी विकास है ये इन्हीं 4-5 विषयों पे ज़्यादा फोकस करता है। जल के ऊपर, ऊर्जा के भी सीमित संसाधन है, स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा इन सबसे संबंध है, और कृषि का जो है आप समझ रहे हैं कि कृषि का भी सीधा संबंध धारणी विकास से है। यानी आप मतलब जैसे आप मान लीजिए खेती कर रहे हैं तो ज़मीन में क्या हो रहा है कि आजकल लोग रासायनिक खाद का बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, इतना ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं कि भविष्य में आने वाली जो भविष्य की पीढ़ी है उसके लिए ये मालूम चला कि वो ज़मीन आपकी बंजर हो गई, यानी वो उसको उत्पादन नहीं दे पा रही, इतना ज़्यादा आपने उसका दुरुपयोग कर दिया तमाम रासायनिक और केमिकल का प्रयोग करके। तो ये इससे मतलब, और जैव विविधता आप सभी को पता है कि जैव विविधता का मेन संबंध बायोडायवर्सिटी का धारणी विकास से है। तो ये सभी इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। अब सतत या अस्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा का संबंध रखता है। तो देखिए जो सतत या अस्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा का संबंध रखता है, तो यह भी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि भाई जो धारणी विकास है यानी जो अस्थायी विकास है वह किस अवधारणा से संबंधित है। तो आप बताएंगे नवनियतिवादी अवधारणा से, यानी उस अवधारणा यानी उस सिद्धांत का क्या नाम है, नवनियतवादी अवधारणा। इसको याद रखेंगे, नवनियतवादी अवधारणा से संबंध रखती, बाकी तमाम आपके पास ऑप्शन होंगे। अगला है धारणी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, कह रहा है कि धारणी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय। ये बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है कि आखिरकार जो धारणी विकास है, कहता है अगर हम उपयोग की बात करें तो किसके उपयोग के संबंध में भविष्य की पीढ़ियों को लेकर के संवेदनशील है। भाई देखिए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या करते हैं, हमें जो है वर्तमान उपयोग भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए किसी भी संसाधन का करना है। आप उस संसाधन का इतना ज़्यादा सदुपयोग न कर लीजिए कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए वो खतरा बन जाए, वो उसके लिए रहे ही, बचे ही नहीं। तो उसमें जो धारणी विकास में सबसे ज़्यादा जो है जो पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय देगा प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन, सामाजिक संसाधन। तो सबसे ज़्यादा मेन धारणी विकास में हम प्राकृतिक संसाधनों से संबंध, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का हमारा सीमित भंडार है, तो हम प्राकृतिक संसाधनों के प्रति ही के संदर्भ में ही अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। तो जो विषय है वो प्राकृतिक संसाधन को लेकर के अस्थायी विकास का जन्म हुआ है, यानी अस्थायी विकास का संबंध सीधा प्राकृतिक संसाधन से है। कहता है रियो में हुए एजेंडा 21 का संबंध किससे था। तो ये बात पहले भी मैंने बता दिया है कि रियो एजेंडा जो 21 था, जो रियो में हुआ था, इसका सीधा संबंध धारणी विकास से था। इस बैठक में धारणी विकास के ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया गया था।
अब यह प्रश्न पूछा गया है कि धाड़ी कृषि का क्या अर्थ है। जो भी देखिए इसमें जो भी मैं प्रश्न लेके आया हूँ सारा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। अगर आपने धाड़ी विकास से संबंधित इन सारे प्रश्नों को टच कर लिया तो इसके बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला है। अब देखो धाड़ी कृषि का क्या अर्थ है। धाड़ी कृषि का क्या अर्थ है, मतलब यही कह रहा है कि कृषि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अछूते बने रहे। आप सभी जानते हैं कि धाड़ी कृषि से आशय यह है कि आप कृषि इस तरीके से आप खेती करो, कृषि करो ताकि उसकी जो है गुणवत्ता जो है ना वो अछूते बनी रहे, यानी उसकी गुणवत्ता बनी रहे ताकि भावी पीढ़ी के लिए भी वह जो है काम करे। तो मेन चीज़ है कि धाड़ी कृषि का अर्थ कृषि का इस प्रकार प्रयोग करें कि उसकी गुणवत्ता अछूत बनी रहे ताकि आगे आने वाली जो हमारी भावी पीढ़ी है उसके आवश्यकताओं की भी वो पूर्ति कर सके। ठीक है, अभी देखिए एक जो है ना ये पर्यावरणविद हैं, तो यहाँ देखो केन्या की नोबेल पुरस्कार विजेता एक देखिए वहाँ की महिला केन्या की हैं। केन्या की एक महिला थी जिसका नाम है बंगारी मथाई। तो केन्या की एक महिला थी जिसका नाम था बंगारी मथाई। ये पर्यावरणविद थी। इन्होंने बहुत ज़्यादा किसके ऊपर काम किया था, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर ही काम किया था, धाड़ी विकास के ऊपर ही काम किया था। इसी के लिए इनको जो है क्या किया गया था, धाड़ी विकास के ऊपर बहुत बड़ा इन्होंने योगदान दिया था। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था अपने देश के अंदर और पूरे दुनिया के अंदर इन्होंने लोगों को जागरूक किया। तो इसी को लेकर के इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। तो ये पर्यावरणविद भी हैं और पर्यावरणविद में बंगारी मथाई का भी नाम आता है। तो बंगारी मथाई ने जो है धाड़ी विकास के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था, इसीलिए इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। अब आइए यह बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, कोई भी परीक्षा होती है इसमें ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है कि सतत विकास के लिए आवश्यक है। सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है, धाड़ी विकास के लिए किसकी आवश्यकता है, कहता है जैव विविधता का देखिए धाड़ी विकास में सबसे ज़्यादा जो है जैव विविधता के संरक्षण को महत्व दिया जाता है। दूसरी चीज़ कह रहा है कि प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण। देखिए धाड़ी विकास में जो है प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण भी किया जाता है। बहुत ज़्यादा प्रदूषण के ऊपर कंट्रोल किया जाता और निर्धनता को घटाना उपरोक्त सभी, तो ये सभी आ जाएगा। यानी सतत विकास के लिए आवश्यक है कि आप जो है जैव विविधता का संरक्षण करें, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण करें, साथ में निर्धनता को घटाना। तो ये साथ में जो गरीबी है, कहने का मतलब अगर ये संसाधन पृथ्वी पर अगर ये पर्याप्त मात्रा में होंगे तो ऑलरेडी आपकी गरीबी भी दूर होगी, यानी निर्धनता का भी संबंध धाड़ी विकास से है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन छूट रहा है, धाड़ी विकास के अनुसार विद्युत ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्या है। यानी धाड़ी विकास यानी ऐसा अब देखिए धाड़ी विकास के अनुसार विद्युत ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्या है। तो बहुत सारे संसाधनों से बिजली तैयार होती है, लेकिन कौन ऐसा संसाधन सही है जो धाड़ी विकास के लिहाज से है, जो कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है। तो आप सभी को पता है सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। सौर ऊर्जा ये कभी न समाप्त होने वाली ऊर्जा है, कह रहा है इसका उपयोग आप करें। पवन ऊर्जा, हवा, यह भी कभी समाप्त होने वाली चीज़ नहीं है। और जल विद्युत ऊर्जा, पानी के द्वारा बनने वाली ऊर्जा। तो धाड़ी विकास के अनुसार विद्युत ऊर्जा का अच्छा स्रोत यही है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। अब देखिए अब आप देखें सन 2017 में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक सतत विकास सूचकांक पहली बार जारी किया गया, जिसमें जो है ना 17 विषयों को 17 जो है लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सन 2017 में पहली बार जो है सतत विकास सूचकांक जारी किया गया सन 2017 में, जिसके अंतर्गत 157 देशों ने भाग लिया था। और लक्ष्य जो था उसमें 17 लक्ष्य दिए गए हैं कि इन 17 लक्ष्यों पे पूरे देशों को, पूरी दुनिया को इसके ऊपर काम करना है ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा सके, ताकि धाड़ी विकास किया जा सके, अस्थायी विकास के ऊपर काम। तो अस्थायी विकास के ऊपर कार्य करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सतत विकास सूचकांक जारी किया जाता है, जिसमें ये देखा जाता है कि सतत विकास के ऊपर जो है अच्छे से कार्य करने वाला कौन सा देश है, उनकी रैंकिंग दी जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा पूछा गया प्रश्न है कि 2017 में प्रथम स्थान पे स्वीडन था, द्वितीय स्थान पे डेनमार्क था, भारत का 116वां स्थान है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो धाड़ी विकास सूचकांक यानी
सतत विकास सूचकांक सन 2017 में पहली बार लागू किया गया। तो उसमें जब भारत की रैंक बतानी होगी तो देखिए 17 है, तो आपको याद रखना होगा 17 से कम कर देंगे 16, यानी 116वां स्थान ये पूछा जाता है। पाकिस्तान 122वें स्थान पे था, म्यांमार 110वें स्थान पे था, बांग्लादेश 120वें स्थान पे था। ठीक है, अब उसके बाद वर्तमान का देख लेते हैं, जो आपके करंट परीक्षा के लिए है, आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली उसके लिए बहुत ज़्यादा कारगर होगा कि सतत विकास सूचकांक 2020 जारी किया जा चुका है। वो कब जारी हुआ? 30 जून 2020 को। तो सतत विकास सूचकांक सन 2020 30 जून को जारी किया गया, जिसमें 166 देश ने भाग लिया था, यानी 166 देशों का सर्वे किया गया और वही 17 बिंदु यानी 17 बिंदुओं के ऊपर काम किया जाना था। तो जिसमें प्रथम स्थान पे आने वाला अब भी वही देश है, स्वीडन ही है। तो सतत विकास सूचकांक सन 2020 में प्रथम स्थान पे स्वीडन है, द्वितीय स्थान पे डेनमार्क, जैसा कि पहले था स्वीडन और डेनमार्क, ये सेम अब भी है। 20 में भी वही हाल है, लेकिन भारत का एक पायदान नीचे हो गया। 2017 में वो 116वें स्थान पे था और वर्तमान में जो अभी फिलहाल में जो सतत विकास सूचकांक 2020 जारी किया गया है उसमें जो अभी 2020 वाले में 117वें स्थान पे है। भूटान का जो है 80वां स्थान था और पाकिस्तान का 134वां स्थान था। तो सबसे ज़रूरी है भारत का, यानी 2017 में भारत का जो है 116वां स्थान था और सन 2020 में सतत विकास सूचकांक में आपका जो है 117वां स्थान पे है। तो ये रहा दहाड़ी विकास से संबंधित। अगर आप इतने प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पुनः एक बार दहाड़ी विकास क्या है? तो देखिए, दहाड़ी विकास एक ऐसा विकास होता है जिसमें जो है क्या होता है, जिसके अंतर्गत जो है भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। यानी आप वर्तमान भविष्य का ध्यान में रखते हुए वर्तमान में जो है प्राकृतिक संसाधनों का आप इस तरीके से उपभोग करिए कि आने वाली पीढ़ी को उसकी दिक्कत न होने पाए। और यही जो है विकास है, ऐसा ही विकास आपका दहाड़ी विकास कहलाता है। तो हमें ये विश्वास है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और लर्निंग अड्डा 21 को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।